नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में 8th और 9th यूनिट को करेंगे, प्रेशर ग्रुप्स एंड इलेक्शन प्रोसेस। आइए लेक्चर्स को शुरू करते हैं। आज मैं आपको दबाव समूह और चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो दबाव समूह क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। किस किस तरीके के दबाव समूह पाए जाते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दबाव समूह होते क्या हैं। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, दबाव समूह जो दबाव बनाते हैं, जिनका मुख्य काम ही दबाव बनाना होता है सरकार पर। ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें तो पॉलिटिकल साइंस से ही जुड़ेंगी ना। तो राजनीति में सरकार की मुख्य भूमिका रहती है, हम सरकार के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो दबाव समूह होते हैं वो मुख्य तौर पर सरकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो संगठित समूह जिनके पास औपचारिक संरचना और वास्तविक साझे हित होते हैं, जहां तक कि वे सार्वजनिक निकायों के निर्णय को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। आपकी बुक में बहुत अलग अलग तरीके की कुछ कोटेशंस को दी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक साधारण जो अर्थ होता है दबाव समूह का, वो होता है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए जब हम सरकार पर दबाव बनाते हैं, हम सरकार को कहते हैं कि आप बदलिए अपने इस निर्णय को, ये हमारे हित में नहीं है बल्कि हमारे अहित में है, बल्कि इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो हम उसे दबाव समूह कहते हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो किसान यूनियन जो है वो एक तरह से दबाव समूह ही है। ठीक है, जो किसानों के हकों के लिए लड़ती है। तो उन्होंने धरने क्यों लगाए हैं, तो वो जो सरकार के उन कानून के बारे में सरकार को यह बताना चाहती है कि ये कानून जो उन्होंने सरकार के हित, जो किसानों के हित में बनाए हैं, वो गलत है, आप उन्हें वापस लिए। तो इन यूनियन के पास जो दबाव बनाने का तरीका होता है वो यही होता है कि वो आंदोलन करते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं और समूह में रहते हैं। ठीक है, इन सभी के जब हित एक जैसे हैं तभी तो ये सभी लोग जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के दबाव समूह ही होते हैं। अब दबाव समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए जैसे हम पहले पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कैसे हुई है, संघीय व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, और चुनावी प्रक्रियाओं का हम आगे पढ़ेंगे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हर किसी का ना एक ना एक स्टार्टिंग एज होती है कि वो कैसे जन्म ले लिया उसने, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो दबाव समूह होते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के बाद दूसरे नंबर के पावरफुल लोग आते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो मेनली काम करती हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर जो दबाव समूह होते हैं ना, वो एक तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, राजनीतिक दलों के लिए भी और सरकार बनाने के लिए भी और जनता के लिए भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु के बारे में आपने तो सुना होगा, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में एक कथन लिखा था, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता और एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और मनुष्य का ये व्यवहार ही उन्हें जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक समूह के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। समझे आप लोग, वो अकेला नहीं रह सकता, अपने हितों की पूर्ति के लिए वो झुंड में रहेगा। ठीक है, वो समूह बनाएगा, उसकी बात अगर नहीं सुनी गई तो वो सुनाने के लिए आवाज़ उठाएगा। तो ये जो आवाज़ उठाना होता है सरकार के ऊपर, जो हम ब्लेम करते हैं, हम सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो दबाव समूह ही होते हैं। समझे आप लोग। ठीक है, तो इसमें कई तरह के दबाव समूह आते हैं। अगर हम उसकी एग्जैक्ट उत्पत्ति की बात करें कि कब से इनकी शुरुआत मानी जाती है, तो वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानी जाती है, विशेष रूप से जब अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात दबाव समूहों को आधुनिक युग में ख्याति प्राप्त हुई, मतलब जब उनका इमरजेंस शुरू हो गया था। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, उनका विचारों के हमें अधिकारों का राइट्स दिया जाए, उन्होंने मूल्यों की बात की थी कि मूल्यों का प्रसार होना चाहिए। ठीक है, इसके फलस्वरूप दबाव समूह जो होते हैं ना वो इसी तरीके से आगे बढ़ते गए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो दबाव समूह की सबसे पहले जैसे कि दास व्यापार विरोध के लिए आवाज उठाई थी 1787 में ब्रिटेन में अबालिशन सोसाइटी की स्थापना हो गई। ये पहला दबाव समूह था, यहाँ से दबाव समूह की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसी के प्रकार एक विश्वव्यापी नारी मताधिकार आंदोलन का प्रयास किया गया था, जो 1866 में फ्रांस में दी सोसाइटी फॉर विमेन्स राइट की स्थापना करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार समूहों, मजदूर संघों इत्यादि के हितों का दावा करने वाले अनेक समूह
औद्योगिक समाजों में परिचालित हो चुके थे। जो ये टाइम था ना 18वीं शताब्दी का, इस टाइम बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, बहुत सारी ऐसे चेंजेस आए जिसने कि दबाव समूह की उत्पत्ति। उस समय हमें नहीं पता था कि दबाव समूह होते हैं, लेकिन टाइम के साथ जब इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, तो आज के टाइम में जैसे हम इन्हें दबाव समूह कहते हैं, तो उस टाइम इनको कुछ और कहते थे। उस टाइम ये अपने हक के लिए लड़ते थे तो एक संघ हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको दबाव समूह के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक है, अब इनको दबाव समूह क्यों कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये चुनाव नहीं लड़ते, ये डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते हैं, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री थी जिसको आप देखेंगे। और आगे हम चलते दबाव समूह तथा अन्य सामाजिक समूह। देखिए, ये सरलता से कल्पना की जा सकती है कि एक राजनीतिक प्रणाली में अनेक प्रकार के समूह हो सकते हैं जो संगठित और सशक्त हो सकते हैं। जैसे हित समूह होते हैं जिनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, राजनीतिक दल जो सत्ता चाहते हैं, नागरिक समाज संगठन जो नागरिकों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं आदि। यद्यपि ये समूह अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए होने हैं, ये उनमें भिन्न भी होते हैं, जिनकी पहचान हमने दबाव समूह के रूप में की है। अंत हमें दबाव समूह को अन्य समूह से अलग करने में सक्षम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दबाव समूह का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो सरकार पर दबाव डालते हैं, जो अपने हितों के लिए खड़े हो जाते हैं, जो अपने हितों की सुरक्षा के लिए जुड़ जाते हैं, वो दबाव समूह कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, उनके साथ दबाव समूह का जुड़ाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, पॉलिटिक जो पार्टीज होती है ना, वो दबाव समूह का प्रयोग करती हैं सरकार बनाने में, सरकार को आगे सपोर्ट करने में, जनता तक पहुंच बनाने में। ठीक है, तो दबाव समूह बहुत अन्य तरीके के समूह होते हैं, कुछ सामाजिक समूह होते हैं, उन्हें भी दबाव समूह कह सकते हैं, कि जो अपने हित के लिए आगे आ रहा है, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा या अपने हितों के लिए एकजुट होकर आगे आएगा, वो दबाव समूह ही कहलाता है। ठीक है, स्टूडेंट यूनियंस को ले लो आप। ठीक है, बीजेपी के भी कुछ स्टूडेंट यूनियन है, ऑल इंडिया जो कांग्रेस पार्टी है उसकी भी स्टूडेंट यूनियन है, एनएसयूआई है जो, ठीक है, एबीवीपी है जो बीजेपी की। ठीक, उसी तरीके से सीपीआई और सीपीआईएम की भी कुछ यूनियंस बनी है स्टूडेंट्स की, मजदूर यूनियन बनी हुई है। तो ये सब यूनियंस क्या है, ये सब दबाव समूह ही होती है। ठीक है, दबाव समूह और हित समूह। देखो, दबाव समूह और हित समूह को मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है। दबाव समूह उनको रिकॉग्नाइज करके नाम दे दिया गया, बेसिकली वो हित समूह ही होते हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर मुझे 100 रुपये चाहिए तो मैं अपने पेरेंट्स पे दबाव बना सकता हूँ, मैं रो के दिखाऊंगा, मैं कपड़े फाड़ दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दबाव बना रहा हूँ कि मुझे 100 रुपीज़ दो, मुझे खर्च करने हैं। तो मैं तो दबाव बना रहा हूँ कि नहीं। तो जब सरकार से बात मनवानी होती है ना, जैसे किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन में क्या हो रहा है कि ये लोग दबाव बनवाने के लिए क्या करते हैं, ठंड में सिंधी बॉर्डर पर बैठे हैं। ठीक है, वहां पर इन लोगों ने डेरा डाल रखे हैं। ठीक है, जगह जगह टोल प्लाजा को ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि सरकार को नुकसान हो और सरकार हमारी बात सुने। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि 15 अगस्त को कितना बड़ा हंगामा कर दिया गया था उन लोगों को। किस लिए किया था, वो इसीलिए किया गया था कि ताकि आप लोग एक तरफ हमारे इस तरफ इशारा देखें कि आप हमारी बात को सुने। तो ये दबाव समूह है, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, किसान यूनियंस है, ये हित समूह है, किसानों के हित की बात करती है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग नहीं कहेंगे, ये दोनों एक ही है। आगे हम पढ़ते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में। देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल ये रिश्ता बहुत ही गहरा है। राजनीतिक दल बिना दबाव समूह के कुछ नहीं कर सकते और दबाव समूह बिना राजनीतिक दल के अपनी बात नहीं मनवा सकते। अब आपको मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, जैसे कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों का जो यूनियन है वो एक तरह से दबाव समूह है। ठीक है, अब राजनीतिक दल जो होते हैं, जो इनके साथ जुड़े होते हैं, वो इनका सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे क्योंकि उनको भी सत्ता के टाइम में इनकी ज़रूरत है। समझे। तो क्या होता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों के बिना कुछ नहीं कर सकते और राजनीतिक दल दबाव समूह के बिना कुछ हद तक कुछ नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो कर लेते हैं। बहुत कम टाइम होता है ऐसा कि वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर समय में राजनीतिक दल अपने आप में सफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनके पास भी सफिशिएंट अमाउंट में अपने पर्सन होते हैं। लेकिन दबाव समूह क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आती, और इसलिए वो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाती है। दबाव समूह जो होते हैं वो जनता के साथ कंटेक्ट में रहते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उनको वो अपडेट देते रहते हैं। जब इलेक्शंस आते हैं तब पॉलिटिकल पार्टी दबाव समूह से ही हेल्प मांगती है कि आप जाइए जगह जगह हमारी पार्टी का प्रचार कीजिए, हम आपको ये काम कर देंगे, हम आपके वो काम कर देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको वैसा कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आगे है दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन। देखिए, नागरिक समाज संगठन का मतलब ये होता है जो नागरिक अपने निजी हितों को प्रोत्साहित करने के लिए अब समूह बना लेते हैं।
ठीक है। अब दबाव समूह क्या करते हैं, देखो मान लीजिए आपका एरिया है, अब आप देखो जो सोसाइटीज बनी होती हैं उन सोसाइटीज में भी तो वेलफेयर सोसाइटीज होती है ना, कुछ संगठन बने होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे, जिनकी मीटिंग्स होती रहती है कि सोसाइटी में किस तरह से वेलफेयर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं वहाँ पर सोसाइटीज बनी होती हैं। तो सोसाइटीज में क्या होता है, वो नागरिक समाज ही तो होता है, वो अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आगे आते हैं। कुछ एनजीओ को अगर आप नागरिक समाज में लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दबाव समूह से भी मदद ले सकते हैं। ये भी एक तरह से दबाव समूह ही होते हैं। अगर आप इनको अलग कैटेगरी में लेकर चलो तो ये भी एक तरह से दबाव समूह होते हैं। अब दबाव समूह और नागरिक समाज क्या होता है कि ये भी एक तरह से आपस में मिले जुले होते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए ये आगे आते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल है जो आप इनमें से पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं दबाव समूह की विशेषता क्या होती है। देखिए दबाव समूह की विशेषता ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपकी बुक में लिखी है, एक बार आप इनको ज़रूर पढ़िए। मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि दबाव समूह की मुख्य विशेषता क्या रहती है। देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि ये अपने निजी हितों के लिए होते हैं। ठीक है, इनके पास जनता के हित नहीं होते। अगर 20 लोग आपस में जुड़ रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो किसान यूनियन सिर्फ किसानों के हक के लिए लड़ रही है, वो उनके निजी हक है। उन्होंने देश के लिए तो नहीं सोचा ना, उन्होंने सोचा कि ये किसानों के हक की बात है, किसानों का इसमें लॉस हो रहा है जो देश को अन्न प्रदान करता है। ठीक है, उन्होंने मजदूरों के बारे में तो नहीं सोचा ना इसमें, उन्होंने जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री एरिया उसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने जो वर्किंग क्लास है उसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट वे में बात करें, हम डायरेक्ट वे में ना बात करके देखें तो दबाव समूह की जो पहली विशेषता ये रहती है कि वो कुछ हितों को लेकर इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे हित नहीं होते, उनके एक हित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता तो ये होगी। दूसरा, ये सरकार से इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। ये सरकार से इनडायरेक्टली इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं तो ये उनकी बहुत सारी मदद करते हैं। ये उनकी मदद कैसे करते हैं कि लोगों से जुड़ जुड़ के उनकी उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं ताकि वो लोग उनसे जुड़ जाएँ, उनको वोट डालें। ठीक है, यहाँ तक कि वो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेनिंग करते हैं तो उनमें भी उनकी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जनता से जुड़े होते हैं इनडायरेक्टली। ये पॉलिटिकल पार्टी और जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। और जब पार्टी सरकार बनाती हैं तो सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो सोसाइटी यानी कि समाज से सरकार तक का जो सफर बीच में तय करने का जो रास्ता होता है ना, वो दबाव से लेकर आते हैं। ये सरकार से अपनी बातें भी मनवाते हैं, ये प्रेशर डालते हैं, हड़तालें करते हैं कि आप हमारी इस बात को मानिए, ये सरकार हित में नहीं है। ठीक है, जब हितों को नुकसान होता है तो दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाता है। किसान आंदोलन वाले दबाव बना रहे हैं ना, किसान यूनियन वाले दबाव बना रहे हैं कि आप इन कानूनों को वापस लें, इन कानूनों को रद्द करें क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है, जो कि सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन अब वो क्या है क्या नहीं, ये सरकार सोचेगी। ठीक है, तो दबाव समूह की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती है। ये नौकरशाहों से कांटेक्ट में रहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो उनको मेमोरेंडम जाके दे देते हैं। आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि फलाने दबाव समूह को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने जाके मुख्यमंत्री के नाम पे मेमोरेंडम डीसी को दिया। ठीक है, तो दबाव समूह में भी कैटेगरीज आ जाती है। कुछ बड़े लेवल के दबाव समूह होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और कुछ छोटे लेवल के दबाव समूह होते हैं। पर इनका काम एक ही होता है कि इनके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को फुलफिल करने के लिए आगे आते हैं। इनको ये नहीं होता कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड सोचे कि हम कुछ अच्छे मैटर्स को लेकर आवाज़ उठाएं, नहीं, ये पर्सनल के लिए आते हैं। आगे हम चलते हैं दबाव समूह का वर्गीकरण क्या होता है। देखो, संस्थागत दबाव समूह, वैसे तो बहुत सारे तरीके के दबाव समूह काम कर रहे हैं, इनको तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, हम बता भी नहीं सकते किस किस तरह के, लेकिन जो मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस में कैटेगराइज किया गया है हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पर आते हैं संस्थागत दबाव समूह, जिनका एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है यहाँ पे, जैसे देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, नौकरशाह, अस्पताल, पुलिस, इन सभी के लिए दबाव समूह बने होते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स है, वकील है, अब ऑल इंडिया एडवोकेट एसोसिएशन है, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनियंस होती हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर उनके प्रोफेसर्स की यूनियन होती है। ठीक है, जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की यूनियन बनी होती है। तो वो क्या है, वो संस्थागत दबाव समूह है, वो संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने दबाव समूह बनाए हैं अपनी बातों को आगे रखने के लिए। तो वो सब क्या है, एक संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने दबाव समूह बनाए, तो वो संस्थागत दबाव समूह में आते हैं। जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन है। ठीक है, डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन है, पुलिस फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन है। जो तो वेलफेयर एसोसिएशन आ रही है ना, ये सब संस्थागत जो दबाव समूह होते हैं ना, उन कैटेगरीज में आते हैं। आगे हम बात करते हैं सामुदायिक दबाव समूहों की।
देखिए, सामुदायिक दबाव समूह का मतलब ये होता है कि ये समूह अत्यंत संगठित और विशेषीकृत समूह होते हैं जिनका निर्माण सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सामुदायिक दबाव समूह में व्यापारिक और उद्योगपतियों के संगठन शामिल होते हैं, जैसे कि एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी है, सीआईआई है, ठीक है, एसोचैम है। इनका मेन जो वो काम क्या होता है, ये प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड होती हैं, व्यापार से, कमर्शियल से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इन्हें सामुदायिक दबाव समूह कहा जाता है। ये एक पर्सनल समुदाय ही होता है, ठीक है, जिसे व्यापारी वर्ग बोलते हैं। तो जब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आगे आते हैं तो उनके अपने अलग हित होते हैं, तो वो सरकार से अपने तरीके से मांगे मनवाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी हुई है, तो ये ट्रेड से रिलेटेड है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, ये स्टूडेंट्स के हक के लिए आती है, ठीक है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब आप एक चीज़ सोचिए, इन्हें हम संस्थागत एरिया में क्यों नहीं ले सकते, ये तो कॉलेज से आ रहे हैं ना, हम इन्हें नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट जो लाइफ होती है ना, वो एक टाइम तक कॉलेज में रहती है, उसके बाद वो चले जाते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की ट्रेड से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो सामुदायिक दबाव समूह में इस तरह की कैटेगरी की चीज़ें आती है। देखिए, भारतीय किसान संघ है, जिसकी बात हम पहले ही कर रहे थे, भारतीय मजदूर संघ है, ये एक प्रॉपर समुदाय है इसका, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये उनके हितों के लिए आगे आते हैं, इसीलिए इनको हम सामुदायिक दबाव समूह की कैटेगरी में डालते हैं। आगे है गैर सामुदायिक दबाव समूह। देखो, गैर सामुदायिक दबाव समूह वो समूह होते हैं जो कि किसी धर्म, संस्कृति और परंपराओं और या अन्य जाति पंथों से संबंधित होते हैं, जैसे कि SC/ST से रिलेटेड जो एसोसिएशन बनी होती हैं, हम उनको शामिल कर सकते हैं। जो कल्चर से रिलेटेड एसोसिएशन बनी होती हैं, हम उनको शामिल कर सकते हैं, जैसे कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, विश्व हिंदू परिषद है, वैश्य समाज है, या भू सेना है, या जो भी किसी जात, धर्म, संस्कृति से रिलेटेड होती है, हम उस समुदाय को गैर सामुदायिक दबाव समूह में शामिल करते हैं। चमत्कारी या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। देखो, चमत्कारी और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह क्या होता है कि बाई चांस वो दबाव समूह बन गए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अकाल राहत समूह जैसे कि बात करूं, मिजोरम में मिजो नेशनल फैमिली फ्रंट है, असम आंदोलन के दौरान निर्मित असोम गण परिषद, ये सब क्या थी, ये तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी, लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, असम का नुकसान हो जाएगा, सभी इकट्ठे हो गए, लड़ने लग गए, दबाव बना दिए, सरकार मान गई, तो वो दबाव समझ गया। तो ये बाई चांस हुआ है ना, प्रदर्शन कर दिया मिलके सभी आगे। जब दामिनी रेप केस हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश की थी, कब्जा इन द सेंस मतलब वहाँ बहुत सारे आंदोलन करने लगे थे, अगर उसको भी रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाता तो वो भी आज एक दबाव समूह बन जाता, ठीक है। जो बाई चांस बन जाते हैं, हम उन दबाव समूहों को चमत्कारी और प्रदर्शनात्मक दबाव समूह में शामिल करते हैं, ठीक है। अब दबाव समूह काम क्या करते हैं, किस किस तरह के प्रोसेस को वो लेते हैं सरकार से बात मानने के लिए। लॉबिंग करना, लॉबिंग का अर्थ होता है दबाव समूह द्वारा सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करना। मतलब अगर उन्हें लगता है कि वो कुछ सरकार ऐसा कर रही है जो उनके हित में नहीं है, क्योंकि हमने पढ़े ना कि कुछ सामुदायिक दबाव समूह होते हैं, कुछ व्यापारिक दबाव समूह होते हैं, कुछ स्पेशल इंटरेस्ट के दबाव समूह होते हैं जो अपने अपने इंटरेस्ट को लेके आगे आए होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है, देखो भारतीय किसान यूनियन की मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, उनको लगा किसान आंदोलन गलत था तो उन्होंने क्या किया, लॉबिंग शुरू कर दी, पक्ष जुटाना शुरू कर दिया। वो संसद के इमारतों की लॉबिंग करते थे, वहां जाके उनसे मिलते थे, राजनीतिज्ञों से मिलते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है, प्रतिनिधियों को पत्र भेजना, पत्र लिखना, फोन कॉल, ईमेल संचार के माध्यम से वो अपनी बात आगे रखते थे, वो जो कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसे हम लॉबिंग बोलते हैं। जब आप मेमोरेंडम, आपने कभी सुना होगा कि अगर कोई आपके एरिया में आपने देखा होगा, चाहे आप किसानों से रिलेटेड ही ले लो, कि उनको जब पता लगा कि इस तरह के काले कानून बने हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिख लिख कर मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम्स भेजना शुरू कर दिए। तो वो इलाके के DC को देंगे ना, SDM को देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, लॉबिंग करना होता है। उसके बाद आता है जनमत का निर्माण करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शंस के टाइम इनकी बहुत मदद लेती है, क्योंकि जनता ही जो होती है वो वोट डालेगी, ठीक है। अब राजनीतिक दल क्या होते हैं, 5 साल बाद आते होते हैं, ठीक है। जो दबाव समूह होते हैं वो किसी न किसी तौर पर इनसे जुड़े हुए होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं,
समझे आप? कहने का मतलब ये है कि जनमत के निर्माण में भी दबाव समूह का बहुत अहम योगदान रहता है। प्रोपेगेंडा करना, पब्लिसिटी करना, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के द्वारा अपनी अपनी बातों को आगे रखना। जैसे अगर आप पंजाब में ले लोगे तो पंजाब में टीचर्स एसोसिएशन है, अगर टीचर्स के साथ कुछ गलत होता है तो वो आपको पता ना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, वो टीवी पर आते हैं, वो हड़तालें करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा होता है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के तरीके होते हैं। हड़ताल और आंदोलन करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। तो ये था आपका दबाव समूह के बारे में। अब आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह क्या होते हैं, इनकी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि आधुनिक समाज जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसमें दबाव समूह का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान नहीं कहूँगा, कि मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है जो बिना रजिस्टर्ड होते हुए भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, पर फिर भी सरकार बना के सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। ठीक है। अब आपने एक ऊपर पढ़ा था एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचैम के बारे में पढ़ा, फिक्की के बारे में पढ़ा। ये ऐसे दबाव समूह हैं जो सरकार नहीं बनाते, लेकिन सरकार को सपोर्ट जरूर देते हैं, जिससे कि सरकार डिसीजन मेकिंग में इनसे मदद भी लेती है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी बनेगी तो क्या वो मुकेश अंबानी, ये जो बिरलास हैं, ये जो महिंद्राज है, इनसे पूछेगी नहीं सरकार? अगर उनको लगा कि ये तो हमारे से गलत है, अभी इतना तो हम सहन नहीं कर सकते, एक लेवल होता है ना, वो भी सहन कर पाएंगे। जब ज़्यादा होने लग जाएगा तो वो भी कहेंगे नहीं हम इतना सहन नहीं कर सकते, क्या आप इसको चेंज करो, तो वो ग्रांटें देना बंद कर देंगे। चंदा जाता है ना पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें देखेंगे। दबाव समूह का आपका टॉपिक क्लियर होता है। अब हम आगे पहुंचते हैं चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाई थी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली पढ़ाई थी। उसमें मैंने इलेक्शंस का बार बार जिक्र किया। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी तो सरकार बन जाएगी। उसके इलेक्शंस में पार्ट लेना ज़रूरी होता है। जनता वोट डालेगी तभी तो इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो विश्व भर में ना बहुत तरह की जो चुनावी व्यवस्थाएं हैं ना, वो चलती हैं। एक निर्वाचन व्यवस्था को परिभाषित कर मोटे तौर पर एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध नियमों के उस समूह से है जो चुनावों की क्रियाविधि को नियमित करता है। चुनाव कैसे होंगे, ये नियम चुनावों के सभी पहलुओं से संबंध रखते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव आयोजन करने का, निर्वाचन यंत्रावली यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, मतदान की प्रकृति क्या रहेगी, मतपत्र की संरचना, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो निर्वाचन व्यवस्था में शामिल होती हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार क्या है। देखो, बहुलवादी व्यवस्था, चुनाव की बहुलवादी व्यवस्था प्रतिनिधित्व की प्रचयनात्मक और विस्तृत रूप से व्यापक प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाओं में से एक है। इसका उल्लेख फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सार्वजनिक मत प्राप्त करने की व्यवस्था, एक पीटीपी के रूप में किया जाता है। ये बहुलवाद के नियम पर आधारित होती है, अर्थात जीतने वाला उम्मीदवार वह होता है जिसने एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में सार्वजनिक मत प्राप्त किए होते हैं। इसका मतलब देखो क्या है। पंजाब पंजाब का मान लीजिए जो बरनाला एरिया है या मानसा वाला एरिया है, वहाँ पर एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वहाँ पर 100 बंदे हैं, उसको जीतने के लिए 51 चाहिए। ठीक है, 51 मिल जाते तो वो जीत जाएगा। तो ये क्या है, बहुलवादी व्यवस्था है। मतलब जिसको सबसे ज़्यादा अमाउंट में वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने वोट पड़ रहे हैं, 1000 वोट पड़ने थे, 1000 में से मान लीजिए 1000 के 1000 वोट पड़े हैं, लेकिन दो कैंडिडेट खड़े थे, एक नंबर जो कैंडिडेट था उसको 600 वोट मिले हैं, और जो बी नंबर का कैंडिडेट था उसे 400 नंबर के वोट मिले हैं। ठीक है, तो जीता कौन, 600 नंबर पे। तो बहुलवादी व्यवस्था वो है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये चुनावी प्रक्रिया का चुनावी प्रकारों में से पहला प्रकार था। अब हम दूसरी बात करते हैं बहुमतीय व्यवस्था। देखिए, बहुमतीय व्यवस्था को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, बहुमत मिलेगा। मान लीजिए 500 सीटें हैं, अब आप उसमें ले लीजिए, हमारे एमपीज हम चुन के भेजते हैं, तो मेजोरिटी जिसको मिलेगी पार्लियामेंट में। ठीक है, मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पर 500 में से आपको 50% लेना होता है, तो 250 तो हो गया। अब 251 जिसके होंगे वो तो बहुमत लेगा ना, उसके सब बात सबसे ज़्यादा मत है। और अगर हम दूसरी बात करें कि अगर आप वैध मत डाल रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है कि 50+1 का एक वो होता है सिस्टम,
कि आपको 50% तो मिल गया लेकिन 1% आपको ज़्यादा मिल गया, तो बहुमत तो हो गया ना। बहुमत का देखिए साधारण सा मतलब ये होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, 100 है, 100 में से 51 जिसको मिल गए, तो बहुमत हो गया ना, उसको ज़्यादा लोगों ने चुना है, पहली प्रेफरेंस उसको ज़्यादा दी गई है। दूसरी बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था का आविष्कार है ये 19वीं सदी में हुआ था। सदी के अंत में या 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इसे यूरोपीय लोकतंत्रों द्वारा अपनाया गया था, सिवाय ब्रिटेन और फ्रांस के। ये अनेक राष्ट्रीय संसदीय चुनावों के लिए अधिक वरीयता निर्वाचन व्यवस्था है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल की सीटों का प्रतिशत उसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट शेयर के सीधे अनुपात में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विधानपालिका में प्रत्येक दल के हिस्से की सीटें लगभग उसके वोट शेयर के बराबर होती हैं। एक पूर्ण रूप से अनुपातिक व्यवस्था में एक दल जिसे उदाहरण के रूप में राष्ट्र मत का 30% प्राप्त होता है, उसे विधानपालिका में 30% सीटें मिलती हैं। जैसा कि शब्द द्वारा सूचित किया गया है, अनुपातिक व्यवस्था का अनेक देशों द्वारा अपनाए जाने का प्रधान कारण बहुमतीय व्यवस्था में निहित अनुपातिक नीतियों से बचना और डाले गए मतों और जीती गई सीटों के बीच तुलनात्मक दृष्टि से अनुपातिकता का एक उच्च स्तर प्राप्त करना। कहने का मतलब ये है कि एक अनुपात ले लेना। मान लीजिए कि 30% वोट आपको मिले, जैसे कि यहीं मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम्पल दे रखी है, 30% वोट मिले तो 30% ही आपको सीटें मिल जाएंगी। 40% वोट मिले तो 40% आपको सीटें हो जाएंगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है कि जितना आपका अनुपात होगा उतना आपका प्रतिनिधित्व हम आपको दे देंगे। 50% अगर आपके अनुपात हुआ वोटों में, तो 50% आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये आप आगे पढ़ लीजिएगा, जिस तरह के फॉर्मूला है इसको आप पेपर में भी डाल सकते हैं, तो जिससे आपको अच्छे मार्क्स और मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी इसमें कोट की गई हैं आप उसको दे सकते हैं। मिश्रित सदस्य व्यवस्था। देखो, मिश्रित सदस्य व्यवस्था का संबंध उस निर्वाचन व्यवस्था से है जिसमें विधानपालिका की कुछ सीटों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बहुलवादी या बहुमती फॉर्मूले द्वारा भरा जाता है। अन्य सीटों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भरा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, 5 सीटें खाली होगी, उस पे एकल सदस्य निर्वाचन कर दो, या उसको बहुलवादी से ले लो, या बहुमती जो मैं पहले बता चुका हूँ, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ। मतलब ये सारी जो सिस्टम्स है ना उनका मिक्सर चलता है ज़रूरत के हिसाब से। अगर यहाँ पर मेजोरिटी की बात आ रही है तो मेजोरिटी सिस्टम लगा लो, अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उसको लगा लो, या बहुमतीय फॉर्मूले की बात आती है तो उसको लगा लो। मतलब सारे सिस्टम में से जो सिस्टम आपको अच्छा लगे किसी एक सीट पर वो लगा के इसको आप कर दो सेट। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं जो एग्जांपल्स वगैरह दी गई है वो आप अपने पेपर्स में क्वेश्चंस के साथ कोट कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाए। अब हम बात करते हैं अनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसमें जो जो एग्जांपल्स दी गई हैं, अनुपातिक यदि पीआर के रूप में बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं की तुलना में अनुपातिकता के उच्चतम स्तरों को उत्पन्न करने में उनमें से अधिकांश पूर्ण रूप से अनुपातिक नहीं होते, क्योंकि उनकी यंत्रावली और व्यवहारिक उपयोग सबसे बड़े दल और सबसे छोटे दल के मुकाबले में अधिक लाभ पहुंचाते हैं। देखो, अनुपातिक की मात्रा को प्रभावित कैसे होता है, वोट बढ़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर पार्टी को 50-50% वोट मिलेंगे, ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, जो इसमें कोटेशंस पीआर में या ऐसी चीज़ें दी गई ये आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं का आंकलन करते हैं। अभी तक हम जितनी भी निर्वाचन व्यवस्था से रिलेटेड पढ़कर आए हैं, बहुलवादी है, बहुमतीय व्यवस्था है, इनकी कुछ ना कुछ तो लाभ हानियाँ होंगी ना। आइए हम पे थोड़ा जिक्र करते हैं। सबसे पहले है बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्था, इनके क्या लाभ और क्या हानि। देखो, बहुलवादी वही जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, बहुमतीय वही जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, 50+1 का आंकड़ा वाला। ठीक है, ये दोनों मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है, इनके पास विशेष रूप से एक एफपीटीपी व्यवस्था के पास अत्यंत सरल क्रियाविधि होती है जिसे हर कोई समझ सकता है और ये कार्यान्वित करने में सीधी होती है। ये तो जाहिर सी बात है ना। अब आपको मैंने बता दिया कि 100 है, 100 वोट डालेंगे, दो बंदे हैं, जिसको 51 मिल गए वो जीत गए। और अगर मैं कहूँ जिसको 51 मिलेंगे, फिर उसको हम 4 से गुना कर देंगे, फिर 2 से उसको भाग कर देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने बंदे हैं, फिर उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र के हिसाब से उसको हम प्रतिशत के हिसाब से हम उसको वोट देंगे। समझ में नहीं आएगा, है ना।
सीधी सी बात है भाई, 50-100 वोट है, 51 जिसको मिल गई बस ठीक है, जीत गया। आगे ये सामान्यतः एकल दलीय बहुमतीय सरकारें उत्पन्न करती है। विधान पालिका में सशक्तिय बहुमत के कारण ऐसी सरकारों में अधिक सशक्त, प्रभावशाली और स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है। नॉर्मल सी बात है, जिसको मेजोरिटी मिलेगी, आज मोदी सरकार मेजोरिटी की है तो बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है। तो इस तरह से ये बहुत सारी एग्जांपल्स जो दी गई है इनको आप पढ़ सकते हैं, ये कंपैरिजन है। अब हम बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्थाओं की। अनुपात के हिसाब से, ठीक है, इनमें बेकार मतों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि सभी दलों को मतों के अपने हिस्से के लगभग कड़े अनुपात से सीटें प्राप्त होती हैं। जिसको 50% मिला उसको 50% ही सीटें मिल जाएंगी, जिसको 30% मिला उसको 30% सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो 100 वोट डले थे, 51 वाला जीत गया, लेकिन चाहिए थे जीतने के लिए 51, ठीक है, एक बंदे को मिल गए 60, तो 51 चाहिए थे, बाकी तो वेस्ट हो गए, कोई फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको अगर एक 60% वोट पड़े तो आपको 60% सीटें मिल जाएंगी, 30% वोट मिले तो 30% सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ कहने की कोशिश की है। ये छोटे दलों को विधान पालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अब देखो, अगर यहाँ पर 10% मान लो किसी एक छोटे दल को वोट मिल गया, मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी की देता हूँ, अभी पंजाब में वो बढ़ रही है, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी क्या, मान लो उसको इस बार पंजाब में 20% वोट मिल गए। अगर हमारे पंजाब में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू है कि जिसको 20% वोट मिलेंगे वो 20% सीटें ले जाएगा, तो उसको विधानसभा में 20% सीटें मिल जाएंगी। समझे? अब आगे बात होती है, ये दो तरीकों से महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भी विधान पालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के विस्तृत अवसर उपलब्ध करवाती है। देखो, जो महिलाएं होती हैं बहुत कम इलेक्शंस लड़ती हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, नाम ही अल्पसंख्यक बहुत कम होंगे। मान लीजिए इनकी 10% वोट है तो विधानसभा में इनको 10% का कोटा मिल जाएगा। अगर महिलाएं 5 हैं तो 5% है तो 5% का इनको वहाँ पे सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फायदे और नुकसान इन्होंने बताए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जो आपको और अच्छे से चुनावी व्यवस्थाएं और चुनावी प्रणालियों को समझने में कारगर होंगे। अब आते हैं मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं के लाभ और हानियां। देखिए, मिश्रित व्यवस्था के लाभ और हानियों को आप देख सकते हो। 1990 के दशक में भी देशों में बहुलवाद पर आधारित AFDP व्यवस्था थी। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दे रखी है, इटली ने 1993 में सूची PR व्यवस्था को छोड़कर आंशिक क्षतिपूर्ति के साथ मिश्रित सदस्य जो बहुमत व्यवस्था को अपना लिया था। आगे चलकर उसने इस व्यवस्था को बोनस एडजस्टमेंट प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अर्थात अधिलाभ समायोजित अनुपातिक व्यवस्था प्रतिनिधित्व व्यवस्था के पक्ष में 2005 में फिर इसका प्रत्याग कर दिया था। मिश्रित सदस्यता के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे एरियाज में ना ये लागू की जरूर गई थी, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि देखिए, एक सिस्टम चलेगा तो लोगों को समझना आसान होगा, मन मर्जी से सिस्टम चलाएंगे तो ये तो भ्रष्टाचार का कारण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दी गई है 1983 में, फिर 1994 की एग्जांपल्स कुछ बताई गई है। तो आप इन एग्जांपल्स को अपने जो वो होते हैं क्वेश्चन पेपर, आप उसमें कोट कीजिएगा, इनको पढ़िएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं सारांश के बारे में। तो देखिए, सारांश में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये दबाव समूह और चुनावी प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में जो जो ये चीज़ें शामिल की गई हैं ये बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में ये चीज़ें अलग अलग वरी करती होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में दबाव समूह बहुत अलग तरीके के हैं। ठीक है, अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ पे दबाव समूह अलग है। चुनाव बेशक हमारे पूरे भारत में एक जैसे होते हैं, ठीक है, सिस्टम हमारा एक है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे ना तो कईयों में अलग अलग तरीके की चुनाव प्रक्रियाएं होती है जो हमारे समझ से भी परे हो जाती है। और कईयों में हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर हम पंजाब भारतीय कंटेक्स्ट में लेकर चले तो यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल ईजीएस्ट वे में चलती है। इलेक्शन कमीशन है, वो चुनाव कंडक्ट कराता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है, वो बहुमत में आ जाती है। ठीक है, और फिर वो सरकार बना लेती है। ठीक है, तो दबाव समूह और चुनावी प्रक्रियाओं का सारांश यही है कि ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा, उसकी जड़ों में बैठ गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। आगे हम वैसे भी सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, कितनी तरह की हमारे निर्वाचन सिस्टम्स हैं, निर्वाचन प्रणालियाँ कैसे चल रही हैं, दबाव समूह कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं। एक इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। एग्जाम्पल्स को ज़रूर इसमें शामिल करें। इसी के आधार पर मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।